नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। आज हम करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी आज हम देंगे आपके सवालों के जवाब आधे घंटे। जी हां, आप ये शो देख सकते हैं लाइव फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर। अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड का कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और आज हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर क्षितिज महाजन हैं। क्षितिज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। और आज हमारा जो सेशन है वो केवल सवाल जवाब का होगा, जहां पर हम दर्शकों के सवाल ले रहे हैं। और इस कड़ी में चलिए पहला सवाल हम शो में शामिल करेंगे और उन्हें फ़ोन पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर हमारे साथ आते हैं तो महेश है इनका नाम। और इनका सवाल ये है कि ये 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और 3,000 रुपये तक की ये SIP कर सकते हैं। और साफ तौर से क्लियरली लिखा है इन्होंने कि इन्हें जो है SIP के ज़रिए ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। जब तक हमारे साथ फोन लाइन पर आते हैं महेश, मुझे ये बताइए क्षितिज के SIP के जरिए निवेश करना कितना बेहतरीन आइडिया है सबसे पहले तो। कविता, शुक्रिया एंड सभी दर्शकों को नमस्ते। आई थिंक जो हम बात करते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट को लेके, आप काफी सालों से इस पे काफी पुश कर रहे हैं लोगों को एक स्टैगर वे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सैलरी क्लास या फिर जो एक छोटा बिजनेस कोई इंसान चला रहा है, मतलब छोटा कहने का मतलब है जिसकी आय कम है या फिर मीडियम है, उसके लिए सबसे बेटर कोई तरीका नहीं है। क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का बेनिफिट ये रहता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से डेबिट होता है और आपका एवरेज आउट होता रहता है। अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो आप एवरेज आउट करते हैं, अगर नीचे जा रहे हैं तो आप डाउन साइड पे एवरेज आउट करते हैं और कम भाव पे आपको यूनिट्स एलोकेट होते हैं, जो लास्ट ईयर हुआ जब मार्केट करेक्ट हुई। सो सिप राइट वे है, बट सिप का 5 साल को लेके थोड़ा या उनका कोई गोल है वो क्योंकि फोन पे नहीं है इसलिए मैं नहीं जान सकता हूँ। बट मैं ये बोलूंगा कि 3,000 के सिप करते हैं 5 साल के लिए तो लगभग 12% से अगर ग्रो करती है तो 2.5 लाख की राशि इकट्ठी होती है। पर यही सिप अगर 10 साल के लिए करते हैं तो लगभग कोई 6.5 लाख या 6 लाख 60,000 के करीब की राशि इकट्ठी होती है। तो बहुत फर्क पड़ता है, जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं कंपाउंडिंग उतनी ज्यादा बेटर करती है। और 3,000 क्यों उन्होंने बोला है, पर अगर आप इसको 6,000 करते हैं सिस्टमेटिकली, अपने सिप एलोकेशन को बढ़ाते हैं, तो ये जो राशि है ये अपने आप में एक बड़ा स्कोप लेके आती है आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दैट सिप का बेनिफिट ओवरऑल बहुत है। 6,000 की सिप अगर आपने कर दी अगले 10 साल के लिए 3,000 की जगह और वो 12% अगर कंपाउंड करी तो लगभग 12-12.5 लाख की राशि इकट्ठी होती है। सो इन्वेस्टमेंट में या लाइफ में आप कोई भी चीज करना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग की अगर जिसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं का मेन बेनिफिट यूज करना चाहते हैं तो हमें टी पर फोकस करना है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कविता, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस r रेज टू पावर n। हम लोग रिटर्न पे फोकस करते हैं, मेरा 15% बन जाए या 20% बन जाए। अगर आप 12% से भी कंपाउंड कर रहे हैं पर टाइम दे रहे हैं और हाँ आप साथ में इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपका काम हो सकता है। ऑलराइट, मुझे ये बताइए ये आपने तीनों जो फंड्स रेकमेंड किए हैं वो किस बेसिस पे इनको रेकमेंड किए हैं क्षितिज? सो मैंने कहा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5 फंड हैं, इनमें से ये मेरे पसंदीदा फंड है, पर अपनी तरफ से आप अपना ड्यू डिलिजेंस करिए इसको बाय करने से पहले। बट एक मैंने लार्ज कैप फंड दिया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 दिया है मैंने, जिसमें निफ्टी के बाद की जो 50 कंपनीज हैं। नॉर्मली मैं इंडेक्स फंड लोगों को बोलता हूँ करने के लिए, पर ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है जो आने वाले टाइम में निफ्टी में जा सकती है। तो जिस तरह से कविता IPOs आ रहे हैं, चाहे वो नायका है, जोमैटो है, सीधा ही एंट्री मार रही है लोग। तो ये नेक्स्ट निफ्टी फंड है, ICICI का नेक्स्ट निफ्टी है, बाकी कोटक फोकस इक्विटी है। नहीं, मैं कोटक फोकस्ड इक्विटी या SBI फोकस्ड इक्विटी दिया है आपने? मैंने दोनों ही दिए हैं। इसमें से कोई भी फोकस एक फंड सिलेक्ट कर सकते हैं कविता। तो 5 साल के लिए फोकस्ड वाली कैटेगरी बहुत अग्रेसिव नहीं हो जाएगी? नहीं, इनफैक्ट 5 साल के लिए फोकस कैटेगरी इसलिए सही है कि ये दोनों फोकस कैटेगरीज में ज्यादातर आपका एलोकेशन लार्ज कैप की बाइस्ड है। सो इक्विटी में वैसे भी 5 साल से कम बोलते नहीं है, पर 5 साल प्लस में कोई भी अगर लेना चाहता है तो वो एक लार्ज कैप फंड और फोकस फंड ले सकते हैं। हम कहते हैं 5 साल के लिए आप मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा अवॉइड करें,
बट फोकस कैटेगरी फंड या मल्टी कैप फंड आप 5 साल के लिए लार्ज कैप हो आप ले जाएगा सकते ना, हो। तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क इनका बढ़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इनको एक प्लेन लार्ज कैप भी रेकमेंड करें फोकस के साथ साथ। तो साथ में एसबीआई ब्लू चिप ले सकते हैं या एक्सिस ब्लू चिप ले सकते हैं, दोनों एक्सिस अच्छे ब्लू चिप फंड। तो नहीं ही मेरे ख्याल से रेकमेंड करना चाहिए, क्यों, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा कर रहा है फंड एक्सिस ब्लू चिप नहीं, ऑफ। इसकी जो बीच में परफॉर्मेंस डिप हुई थी, वैसे फंड के सिलेक्शन के हिसाब से, फंड मैनेजर के लिहाज से, फंड हाउस के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें सो लोगों ने सवाल पूछा है अपने शो पर, तो हम उनको जो बेहतरीन परफॉर्म करते आ रहे हैं फंड्स हैं जो लगातार निरंतर अच्छे परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनकी ही सलाह देंगे। एसबीआई ब्लू चिप मेरा एसेट लार्ज कैप को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा फंड है, बट जैसे कविता आप तो काफी एनालाइज करते हो, बट मैं क्या कहता हूँ, देखो एक फंड की एक टाइम फ्रेम में हो सकता है परफॉर्मेंस डिप हुई हो, बट ओवरऑल एक्सिस ब्लू चिप ने अच्छा किया है। बट आप सही कह रहे हो, मेरे लार्ज कैप या फिर एसबीआई ब्लू चिप में से कोई भी फंड सिलेक्ट किया जा सकता है। बट पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा, ये थोड़ा क्लैरिटी अगर मिलती कि 5 साल से अगर ज्यादा टाइम के लिए, अगर 5 साल की बात क्यों कर रहे हैं नहीं, ये सिप के आप लिए, सही कह रहे हैं, मुझे फोन लाइन पर मिल नहीं रहे हैं क्षितिज। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि इनसे बात की जाए। इन्होंने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप किया था। जितने भी सवाल हम ले रहे हैं दरअसल वो तमाम दर्शकों ने व्हाट्सएप ही किए थे। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास तमाम डिटेल्स नहीं होती है, सही तरह से डिटेलिंग नहीं होती है, तो हम उनकी सही तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते। बहरहाल आखिर में एक बार आप फंड के नाम दोहराएंगे इनके लिए? सो आईसीआईसीआई प्रू नेक्स्ट निफ्टी 50, एसबीआई ब्लू चिप, जैसे आपने बोला मेरे लार्ज कैप फंड, मेरे हिसाब से तो अगर 5 साल से ज्यादा का टाइम है तो एसबीआई फोकस या फिर कोटक फोकस में तो कोई एक फंड ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, श्रीराम। नमस्कार श्रीराम, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, अच्छा हूँ मैम। बिलेटेड आपको हैप्पी दिवाली मैम, और सभी दर्शकों को भी। आपको भी, आपको भी। मुझे बताएं, थैंक यू मैम। आपने एचएसबीसी ब्राजील फंड के बारे में सवाल पूछा है। अपने आप में ये अनूठी चॉइस है, वैसे कैसे ख्याल आया, या आप इसको ट्रैक कर रहे हैं, आप बाजार को समझते हैं, ऐसा लग रहा है? एक्चुअली मैम, मैं जॉब करता हूँ एक पीएसयू बैंक में। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली पर मंथ मैं 10,000 यहाँ से आगे सोच रहा हूँ कि कुछ स्टेप्स में करूँ। तो मुझे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी बनाना है, और मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैम मुझे पता चल रहा है कि अभी मार्केट काफी बुल रन पे है। मतलब आप यूएस मार्केट लीजिए या इंडियन मार्केट लीजिए। तो मैम उसी मैंने 1-2 महीने से स्टार्ट भी किया वो कुछ सेव करना। तो मुझे फिर बाद में ऐसा पता चला, रिसर्च किया, मुझे ऐसा लगा कि ब्राजील एक वन ऑफ द डेवलपिंग नेशन है, जैसा हमारा इंडिया है। तो बाकी तो मैम काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है, बुल रन हो चुका है। तो इसलिए सोचा था कि उसका मैंने मैम सीप का पूरा देखा, चार्ट वगैरह। 2011 में वो लॉन्च हुआ था एनएफओ। तो उसके बाद उसका नेगेटिव रिटर्न है। तो मुझे लगता है, वही सोच रहा था कि अभी तक उसका 10 साल में नेगेटिव रिटर्न है, तो शायद कुछ हो पाए क्या, मतलब आगे अगर मैं शिफ्ट करूँ तो उसका मुझे कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स मिले। आप बाकी इमर्जिंग मार्केट्स पर भी ओपन है ना, कि आपको सिर्फ ब्राजील के मार्केट में ही दिलचस्पी है? नहीं मैम, वन ऑफ दी, मतलब मेरा थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास अभी है कुछ मैंने टैक्सेबल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि एक्सिस का हो गया, फिर आईसीआईसीआई का, उसमें 500 कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैम मैंने अभी एक एनएफओ आया था आदित्य बिरला का, उसमें 5,000 लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है। उसमें भी सोच रहा हूँ, एनएफओ नैस्डैक का आया था, नैस्डैक 100 का, और फिर उसमें भी कुछ सिप करने का स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं पर मंथ में 10,000 सिप कर सकता हूँ। तो आपके पास इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो कौन कौन से फंड्स हैं? क्या मैम, अभी मेरे पास मैम अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया। जैसे कि मेरे पास अभी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टैक्स सेवर, उसके बाद एसबीआई का टैक्स सेवर है, उसके बाद एक्सिस का टैक्स सेवर, इसमें मतलब, और फिर उसके बाद इतने टैक्स सेवर्स क्यों जोड़े आपने श्रीराम? हेलो, इतने टैक्स सेवर्स क्यों जोड़े आपने? हाँ मैम, लगभग 4 है और 4 है आपके पास, क्यों? मैम जस्ट मतलब सोच रहा था कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे हर एक। टैक्स सेवर में क्या डाइवर्सिफिकेशन आप चाह रहे हैं? आपके पास इसके अलावा बहुत बेहतर रणनीति है। 4 टैक्स सेवर्स हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फंड है आपने कहा? यस मैम, यस मैम। चलिए, उसके अलावा आपके पास गोल्ड में भी, इसके बाद एचडीएफसी गोल्ड, उसके बाद एचडीएफसी बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, और एचडीएफसी गिल्ड, इसमें भी 500 पे सिप कर दिया हूँ मैम। सब क्यों आपने ऐसे एचडीएफसी के 3 फंड तो आपने मुझे बता दिए अभी, क्यों? एक ही आपका खाता है ना एचडीएफसी बैंक में, खाता है ना, वहां से खुलवाएं आपसे क्या ये? नहीं मैम, मेरा एक्चुअली एचडीएफसी बैंक में खाता है, और उसका जो ऐप है उसके थ्रू मैंने किया था रेगुलर प्लान में। और फिर बाद में मुझे पता चला कि जो
डायरेक्ट प्लान है वो बेटर रहेगा। तो बाकी जो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ वो डायरेक्ट प्लान में, जैसे SBI का हो गया, फिर बाद में ICICI प्रूडेंशियल का हो गया, उनका ऐप इंस्टॉल करके मैंने डायरेक्ट प्लान मेरे अकाउंट को लिंक किया। श्रीराम, देखिए बहुत अच्छी बात जो मुझे पसंद आई है आपके बारे में वो ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आपने कहा है कि रेगुलर प्लान से आप डायरेक्ट प्लान में आप शिफ्ट हो गए हैं। ऐप को खुद आप ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, फंड की परफॉर्मेंस भी आप मॉनिटर करते हैं, फंड में निवेश करने से पहले भी आप रिसर्च करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तमाम दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से ये एक तरह की सीख है कि आपको अपनी आर्थिक जिंदगी की बागडोर कैसे अपने हाथ में लेनी चाहिए। आप अपनी मेहनत की कमाई को निवेश कर रहे हैं जो आपको आगे चलकर कमा कर देंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि आप अपने पैसों को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उन्हें बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्षितिज, डाइवर्सिफिकेशन की अप्रोच ये लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी किस तरह होना चाहिए? किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब है न सिर्फ एसेट क्लासेस में, लेकिन विद इन एसेट क्लासेस भी आपका डाइवर्सिफिकेशन कितना सटीक होना चाहिए ताकि आपके तमाम लक्ष्य पूरे हो। इस बात को कहीं ना कहीं मैं चाहती हूं कि आप श्रीराम को सबसे पहले समझाएं। कविता, श्रीराम, गुड टू नो दैट आपने अर्ली शुरू किया है, पर आपसे शायद जब आप बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की, आपने सिर्फ टैक्सेबल में ही इन्वेस्ट किया है। जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है, पहले हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं। तो आप जब अपना गोल प्लान बनाते हो या एसेट एलोकेशन करते हो, तो आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना इक्विटी करना है, कितना रियल एस्टेट करना है, कितना डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स करना है इक्विटी में, या फिर बॉन्ड्स लेने हैं, डेट फंड्स लेने हैं, और साथ में कितना आपको कोई और कमोडिटी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें करना है। बट इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, तो सबसे सही ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट करें और उसमें इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन कविता, एक फिक्स्ड इनकम में जब आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, नॉट दैट टैक्स का बेनिफिट मिलता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो आपका इनकम आती है वो कैपिटल गेन की तरह ट्रीट होती है और इट्स टैक्स्ड एज पर स्लैब ऑफ इक्विटी एंड डेट। जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं वो आपके आपके अपने ओवरऑल इनकम में ऐड होती है और उस पर इंटरेस्ट लगता है डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब। ये बात कर रहे हैं आज इक्विटी में, जब डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सोच इनकी बिल्कुल सही है एंड वेरी हैप्पी श्रीराम की आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। जो ब्राजील फंड की बात कर रहे हैं वो एक ब्राजील स्पेसिफिक फंड है। एंड यस, ब्राजील इज इमर्जिंग इकोनॉमी, बट इमर्जिंग इकोनॉमीज में एक इशू जरूर आता है कि दैट आप जब एक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, वहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, मैक्रोस कैसे है, हाउ द वर्ल्ड इज सीइंग देम। एंड इंडिया, ब्राजील, रशिया, इन सबको एक पैरामीटर में जरूर लिया जाता है, बट ब्राजील हैज नॉट डन वेल पिछले 8-10 साल से। मैं ये मना नहीं करूंगा कि ब्राजील में इन्वेस्ट ना करें, पर अगर आप जैसे 10,000 इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल फंड्स में, तो उसमें से आप 1/3 2 से 3,000 किससे ब्राजील में करें। साथ में आप नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, जो कि एक ब्रॉडर यूएस में अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसका इंडेक्स फंड है, जिसमें सिर्फ यूएस की नहीं बाहर की कंपनीज भी लिस्टेड है, उसमें इन्वेस्ट करें। साथ में एक एडलवाइज का जेपी मॉर्गन का फंड है जो एडलवाइज इंडिया पे मार्केट करता है, जेपी मॉर्गन यूएस टेक्नोलॉजी फंड, अगेन वो टेक फंड है, आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है वर्ल्ड की, और वो हमें कोविड टाइम में और भी बेटर पता चल गया कि कैसे वो पूरे दुनिया का नक्शा इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड, किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको चेंज कर रहा है। तो ये दो आप फंड साथ में सिप करें और साथ में 2 से 3,000 आप ब्राजील फंड में भी एलोकेशन ले सकते हैं। राइट, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फंड्स पे सवाल आपने पूछा है और क्षितिज से बेहतर और कोई नहीं हो सकता जो इस पर आपको समझाइश दे, और आपको बहुत खूबसूरती से समझाया है क्षितिज ने। लेकिन क्षितिज, इसके अलावा भी मेरे ख्याल से अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर किसी को लेना हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में जो आपका बुनियादी दाल रोटी है ना, कम से कम वो आप सुनिश्चित कर ले। दाल रोटी से मेरा मतलब है कि आपका बुनियादी पोर्टफोलियो जो है ना, वो आप सुनिश्चित कर लें कि एक जगह पर हो, और उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करें, उसके बाद उसको आप फैलाएं, डाइवर्सिफाई करें। कब एंट्री होनी चाहिए इंटरनेशनल फंड के पोर्टफोलियो में? जब अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 80 to 85% आप अपने डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 में जो इंडेक्स फंड जो हमारी ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है उसी में इन्वेस्ट करें, एंड इवेंचुअली आप डाइवर्सिफाई करते हुए बाकी फंड्स में इन्वेस्ट करें, चाहे लार्ज कैप और मल्टी कैप और लार्ज मिड कैप ले। एक बार आपका कंफर्ट आ जाता है इक्विटी मार्केट में 1-1.5 साल का, उसके बाद आप थोड़ा सा 15% तक एलोकेशन इंटरनेशनल फंड्स में ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने,
सारी दुनिया आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो हम अपनी ये जो एक हमारी एक अच्छी स्टोरी है, इंडिया स्टोरी, उस पर हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। ठीक है, चलिए श्रीराम, उम्मीद करते हैं कि आपको अब सलाह समझ में आ गई है। अगर आप कोई भी सलाह समझ नहीं पाए हैं तो ये जो शो है यूट्यूब पर, चैनल के यूट्यूब पर जाता है, तो वहां पर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं आपके फंड्स के नाम। चिराग हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। चिराग, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। आप ऑफिस में हैं, काफी व्यस्त हैं, और मेरी टीम ने मुझे बताया कि आप बार बार फोन काट रहे हैं क्योंकि आप ऑफिस में हैं। जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए और फिर आप फ्री हो सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आई एम 26 ईयर ओल्ड। हाँ, मैंने अभी एक टर्म पॉलिसी ली है, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान, ओके फॉर द टर्म पीरियड 40 इयर्स। ओके। तो मुझे इसमें पूछना था कि कैसा ये मेरा पॉलिसी मतलब अच्छी है, किस तरीके से, एक सजेशन चाहिए था आपका इस पे। ले लिया ना आपने ये? हाँ जी, अभी मतलब जस्ट प्रोसेस स्टार्ट ही करा है मैंने इसका भी। कितने I कितने just want to know- कितने कितने उसके लिए है आपने? टर्म कवर क्या है, अमाउंट क्या है? 40 इयर्स, 1 करोड़। 1 CR का ना, ठीक है। हाँ जी। चलिए, आप चाहें तो फोन रख सकते हैं क्योंकि आप ऑफिस में व्यस्त हैं। आप ये शो जो है हमारे चैनल के यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको जवाब वहां पर मिल जाएगा चिराग, ठीक है? आप चाहें तो होल्ड पे भी रह सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्षितिज, ओवर टू यू। एक्साइड का इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी कह रहे हैं ली हुई है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है इन्होंने। टर्म प्लान की बात कर रहे हैं ये? टर्म इंश्योरेंस की बात की है। हाँ, बताइए। पहले तो कविता एक अपने में बड़ा पॉजिटिव साइन है कि यंग लोग जो है, अभी पीछे डेटा पॉइंट भी आया है, जो जेन ज़ी के जितने भी हमारे यंग पॉपुलेशन है, उनका सेविंग रेट इज मोर देन 25-30%। सो वो डेटा भी इज आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। एक्साइड इज अ न्यू प्लेयर इन द मार्केट, एंड हम कंपनी स्पेसिफिक कई बार सोचते हैं क्या वो सही है कि नहीं है, बट मैं ये बताऊंगा कि देयर इज अ रेगुलेटर सिटिंग, IADA सिट यहाँ पे है इंडिया में, जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, एंड आई डोंट सी कोई प्रॉब्लम है एक्साइड की पॉलिसी में। आपने ले ली है तो आप उसे कंटिन्यू करें। आई एम श्योर चिराग, आपने 20 टाइम्स ऑफ योर जो आपका कवर है, जो 20 टाइम्स ऑफ आपका जो एनुअल इनकम है वो लिया है, बिकॉज जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो आप अपने फ्यूचर ड्रीम्स को और अपने अपने लव वंस के फ्यूचर ड्रीम्स को सिक्योर करते हैं, और ये बहुत बहुत वाइज स्टेप लिया है आपने। सो पॉलिसी का कोई इशू नहीं है। प्रीमियम आपका 10,000 के करीब होगा। ये जो बाकी दर्शक हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, लेस देन 1,000 ऑफ अ कॉस्ट में आपको 1 करोड़ का कवर मिल रहा है। मतलब इससे बेटर क्या होगा कि जब आप, मतलब इसे कहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री स्लीप ले सकते हैं, कि कल को आपने मॉर्निंग में जब उठना है तो कम से कम देयर इज नो स्ट्रेस बिहाइंड कि कल को खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई दुर्घटना अगर होती है तो फैमिली के लिए या उनके लव वंस के लिए एक इंश्योरेंस है जो उनका ध्यान रख सकती है। तो वेरी नाइस स्टेप, कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू करें। चलिए, आगे इनको कवर बढ़ाना हो तो क्या एक्साइड से ही लें या दूसरी कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हैं? आपने ऑलरेडी एक साइड से लिया हुआ है, एंड रेगुलेटर बिल्कुल अलाउ करता है। मेरे हिसाब से आप मैक्स, HDFC या ICICI में से कोई पॉलिसी, या बजाज अलायंस में से, चारों में से अगर आप जब भी कवर बनाना हो आप इसमें से ऑप्ट करें। ऑलराइट चिराग, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। आपकी पॉलिसी को थम्स अप है। फोन लाइन पे नहीं है मेरे साथ, लेकिन चलिए चिराग, आपकी पॉलिसी अच्छी है, आप इसमें बने रहें। राहुल गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय राहुल, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो कविता मैम, वेरी गुड इवनिंग एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली आपको। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। बताएं सर। थैंक यू। तो मैं तो इनिशियली आपको पहले चैनल से मतलब काफी दिनों से फॉलो करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट, क्योंकि इन चीजों से मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी पोर्टफोलियो बनाई है जी। मेरा एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन मैम ये है कि मतलब अगर किसी की सैलरी 80,000 90,000 तो कितना हम SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहूंगा अपने बारे में मैम। मैं इनिशियली अभी 4,000 पर मंथ का SIP है मेरे पास। इनिशियल SIP मैंने 2009 में स्टार्ट की थी 500 रुपीज से, रिलायंस जब था अंबानी वाला। और तो अभी जो मेरे पास है वो मेरे एसेट्स है, एक टैक्स सेवर का है, एक मेरे एसेट फोकस फंड है। निपोन जो पहले रिलायंस में था वो तो मैंने क्लोज कर दिया, और थोड़े बहुत मेरे पास HDFC के डिविडेंड वाइल्ड रेगुलर है। सो मेरा इंटेंशन ये है, मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहता हूँ, थोड़ा काफी अच्छे के लिए, बट हम कितना कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है लायबिलिटीज बहुत है सबके पास। तो उसी के लिए मुझे समझना है, थोड़ा आपके एक्सपेंसेस की डिटेल्स चाहिए होगी मुझे। आप कितना बचा पाएंगे निवेश के लिए? अपनी बचत की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी कमाई में से अपने खर्च को निकालिए, अपने बचत को भी निकाल दीजिए, फिर मुझे बताइए। हाँ, बचत के लिए मतलब अगर सिर्फ SIP के लिए मैं अपने माइंड से
मतलब मैं 10,000 तक तो रेडी हूँ कि मतलब इतना मैं कर सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जितने से आप शुरुआत करना चाहें उतने से आप शुरुआत कर लीजिए। आपने अभी कहा आपके पास मिराई का टैक्स सेवर है, किसका फोकस फंड किसका है आपके पास? फोकस फंड, 1 सेकेंड मैम, फोकस फंड मेरा है या मेरे एसेट का ही फोकस फंड है। अच्छा, तो मिराई के 2 है, इसके अलावा और कौन सा आपने बताया आपके पास एक है? और हमारे पास एक है वो HDFC का डिविडेंड जिसमें मैंने डाल रखा है रेगुलर में। हाँ। और एक निपॉन का है टैक्स सेवर, जो इसको क्लोज कर दिया मैंने। तो अभी बेसिकली रनिंग में मेरे दोनों मेरे के ही हैं, टैक्स सेवर और फोकस्ड, है ना? हाँ। चलिए, और आप कह रहे हैं 10,000 की SIP कर सकते हैं, आगे चलकर इसको बढ़ाएंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो चलिए ठीक है। कितने साल के लिए निवेश करेंगे? आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 5 साल से अधिक अगर करें तो बेहतर होगा, इक्विटी आपको अप्रोच सुझाई जा सकती है ना? बिल्कुल। मेरा फोकस है मैम मिनिमम 20 ईयर्स का। मिनिमम 20 ईयर्स। कोई खास कॉर्पस जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं? कॉर्पस कुछ भी नहीं है माइंड में, ऐसा कुछ फोकस नहीं किया, बट हाँ मिनिमम मैं बिलीव करता हूँ आपसे जो मैंने कुछ सीखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गुड। चलिए बहुत बढ़िया क्षितिज, बहुत क्लैरिटी आ गई है सवाल को लेकर। नाउ ओवर टू यू। सो पहले तो इन्होंने जैसे बताया ना, वो रिलायंस जो था पहले अंबानी, मतलब वो अपने आप में एक यादगार है। मैं रिलायंस का खुद पार्ट था तब 2009 में, एंड फंड्स तब बहुत अच्छा कर रहे थे। अभी दोबारा दे आर बैक इन एक्शन। बट जहाँ बात करें 80,000 की इनकी सैलरी है और ये कह रहे हैं 10,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कविता एंड सर, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप घर बाय करते हैं, आप हमेशा थोड़ा स्ट्रेच करके करते हैं, क्योंकि आपको लगता है हाँ एक बार खरीदना है, थोड़ा स्ट्रेच कर ले, क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आपका पोर्टफोलियो भी जो है ना, ये आप थोड़ा स्ट्रेच करके अगर करें तो नथिंग लाइक इट। कभी तो होता क्या है, जब आपकी सैलरी एक्स आती है, मतलब 100 रुपए आती है, हम उससे पहले क्या करते हैं, हम एक खर्चे करते हैं। उसके बाद जो बेसिक खर्चे होते हैं रोटी कपड़ा मकान के, जिसको हम नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड करते हैं, कम वॉट में वो खर्चे होने ही हैं आपके। फिर आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंड होते हैं, जो आपकी पॉपकॉर्न स्टोरी, मोबाइल स्टोरी, या जो भी आप चीजें बाय कर रहे हैं, जो बिकॉज ऑफ लग्जरीज बाय कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सैलरी के कारण आप ले पा रहे हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जबकि अदर वे राउंड होना चाहिए। जब भी आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जाना चाहिए। ग्राउंड रूल तो ये कहता है कि 20 to 25% ऑफ योर सैलरी शुड गो इन सिप। पर ठीक है, आज वो कह रहे हैं वो 10,000 कर पा रहे हैं 80,000 की सैलरी में। सर कोशिश कीजिए, अगर आप इसको 12 से 14,000 भी कर सकते हैं, 16,000 करें तो नथिंग लाइक इट। अगर आप 16,000 करते हैं और अगर आप 20 साल के लिए करते हैं और 12% से आपका वैल्यू बढ़ता है, तो कोई लगभग 1,60,00,000 के करीब वैल्यू होगी आपकी, जबकि आपने टोटल सिर्फ 38 लाख रुपए डाले। ये 20 साल के लिए आपको वैल्यू मिलेगी। बट आप 16 नहीं कर सकते हैं, तो अभी चाहे 14 करें, 12 करें, पर कहीं से स्टार्ट करें हमसे। बिकॉज होगा क्या, कल को आप सही कह रहे होंगे कि आपकी अपनी लाइबिलिटीज है, खर्चे हैं, सारी चीजें हैं, बट आज आपने थोड़ा स्ट्रेच कर लिया यहाँ पर, और कुछ और सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो एडिशनल इंसेंटिव मिले आपको कंपनी में, अपनी जॉब में, या फिर आप कुछ और काम करें, आप जनरेट कर पाए, बिकॉज आपके पास एक टारगेट है सामने कि आपको सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आप। बिल्कुल। तो अब फंड कौन से ये अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करें क्षितिज, उस पर आ जाते हैं। मेरे फोकस इनके पास ऑलरेडी है। हाँ। मेरे हिसाब से और मेरे टैक्स सेवर इनके पास है। तो एक इनके पास HDFC का डिविडेंड यील्ड फंड है, वो वैल्यू स्ट्रेटजी का फंड हो गया है। सो दो मल्टी कैप और ले ले, DSP फ्लेक्सी कैप ले ले और SBI फोकस ले ले, साथ में टाटा लार्ज एंड मिड कैप ले ले। एक क्योंकि ऑलरेडी मजे हुए इन्वेस्टर हैं और हम US फंड्स की बात करें तो नैस्डैक, मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड भी ले सकते हैं, साथ में ऐड कर सकते हैं। तो ये फंड्स ऐड करके एक सिप आप शुरू करें, और सर जब भी मौका लगे आप आज कोई भी अमाउंट डिसाइड करते हैं, इस सिप में ऐड ऑन करते जाए, चाहे 10% से 15% से, जब भी मौका लगे सिप आप। तो आप एक बार फिर से फंड के नाम दोहराएंगे? आपने कहा DSP का फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस्ड और मैंने कहा टाटा लार्ज एंड मिड कैप, मैंने बोला साथ में टाटा लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है। और आगे चलकर चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय फंड भी ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 10,000 रुपीज की इनकी क्षमता है। मौजूदा फंड्स में तो SIP बरकरार रखिएगा ही राहुल, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर और 3 फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं क्षितिज की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले दर्शक पलाश चौहान फोन लाइन पर हैं। हाय, गुड इवनिंग पलाश, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। Okay. फिलहाल मैं भाई के साथ जॉब पे हूँ। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर बिलेटेड। आपको भी।
हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक 25 इयर्स एस्पेक्ट से ले तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर मार्केट मतलब इक्विटी और म्यूचुअल फंड? आप चाहते क्या हो ये बताओ। 25 साल में आपको कितना कमाना है और कितना रिस्क ले सकते हो? और LIC से मेरा समझने का मतलब ये होगा, जो आप कहना चाह रहे हैं इंश्योरेंस है ना? हाँ, इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड। समय है 25 साल। अब मुझे बताओ कॉर्पस कितना इकट्ठा करना है? जितना पॉसिबल हो सके उतना। स्काई इज द लिमिट। हाँ, स्काई इज द लिमिट मैम। कितना निवेश करोगे हर महीना या लमसम करना है? लमसम मैम। कितना? 30K। 30,000 रुपए। उसमें भी सवाल है, 30K के आगे भी क्वेश्चन मार्क है, यानी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं 30,000 पकड़ के चलती हूँ। हो सकता है, नहीं ज्यादा ही हो सकता है मैम, कम तो होगा नहीं, ज्यादा ही होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है पलाश कि इंश्योरेंस भी, शेयर्स भी, म्यूचुअल फंड भी आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इनके मकसद अलग अलग हैं, ठीक है? और यहीं पे काम आती है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके लिए हम ये शो लेकर आते हैं। क्षितिज, आप बेहतर समझाएंगे। सबसे पहले हम ये पूरा जो जवाब है संक्षेप में देंगे, क्योंकि मेरे पास और 3 कॉलर्स हैं जिनको सवाल पूछने हैं। तो इंश्योरेंस का महत्व है, आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले और हेल्थ इंश्योरेंस ले। क्षितिज। कविता, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखना है। इंश्योरेंस बहुत क्लियरली है कि आप लाइफ इंश्योरेंस लें अपने फ्यूचर ड्रीम को सिक्योर करने के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस लें ताकि कल को कोई हेल्थ इश्यूज आए तो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम नहीं आए, आपको पैसे वहां से विड्रॉ नहीं करने पड़े। रही बात डायरेक्ट स्टॉक्स की और म्यूचुअल फंड की, सो आप जो वैल्यू कर रहे हैं 30,000, वो कोई 2.5 लाख के करीब हो सकते हैं 25 साल में, अगर 12% से कंपाउंड करते हैं। पर आप स्टॉक्स तभी लें अगर आपके पास टाइम है एंड बैलेंस शीट्स पढ़ने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज के एनालाइज करने का, उनकी क्वार्टरली नंबर्स पढ़ने का। अगर उतना टाइम नहीं है आपके पास और आप जैसे आप अभी भी जॉब में हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स लें, अच्छे म्यूचुअल फंड में पार्क करके रखें, और ये जो अमाउंट है इसको लिमिट मत करें। आपकी जो भी सैलरी है उसको 15-20% आप सेव करें। और आप जो बात कर रहे हैं 30,000 की, आप 2.5 लाख के सिवाय आप 2-2.5 करोड़ वापस भी इकट्ठा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप 20,000 पे इन्वेस्ट करते हैं और अगले 20% साल तक भी इन्वेस्ट करते हैं और वो 12% से अगर ग्रो करता है, तो अपने आप में कोई लगभग 2 करोड़ की राशि बन जाता है। तो ये कंपाउंडिंग का फायदा है। आपके पास टाइम है, आप यंग है, सो फोकस करें, हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। ऑलराइट, मैं चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर पलाश, हम शेयरों पर तो सलाह पूरे समय चैनल पर देते ही रहते हैं, तो किस शेयर में आपको निवेश करना चाहिए उसकी डिटेलिंग आपको सुबह की जो हमारी प्रोग्रामिंग है, कई सारे स्पेशलाइज्ड शोज हैं, वहाँ मिल जाएगी। लेकिन कितना हिस्सा म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कितना हिस्सा क्षितिज शेयर्स में होना चाहिए, और शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूँ तो किन किन में इनको शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की? So कविता, 75 to 80% इफ यू आस्क मी, मतलब एक म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो ये काम दिन रात कर रहा है और उसको समझ है चीजों की। 15 to 20% आपके चैनल के थ्रू जो ब्लू चिप स्टॉक, अगेन मैं फिर बोलूंगा, आप प्लीज ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स में ही बाय करें, छोटे स्टॉक के चक्कर में मत पड़े, होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में जो मेरे पसंदीदा फंड्स हैं, जो एक आप नए इन्वेस्टर हैं उसके लिए मैं बोल सकता हूँ, आप एक इंडेक्स फंड ले लिए, निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50, चाहे वो DSP का ले चाहे ICICI का ले। इंडेक्स फंड सेम ही रहता है, वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। 2 फोकस फंड ले, SBI, कोटक, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, और एक डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी फंड से अगर नए इन्वेस्टर हैं तो इन्हीं में करें, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर एक डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी फंड या फिर एक इंटरनेशनल फंड ऐड करें साथ में, जो हमने पहले भी बताया, NASDAQ 100 आप ले सकते हैं। ऑलराइट पलाश, अगर आप अभी कैच नहीं कर पाए हो फंड्स के नाम, तो यूट्यूब पे जाइएगा और ये शो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप फंड्स के नाम देख सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आपने पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की रणनीति हमसे मांगी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस के लिहाज से आपको क्या खरीदना चाहिए, कितना एक्सपोजर आपको शेयर्स में डालना चाहिए, और म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने गोल्स को तय करें और फिर अपना सवाल मुझे भेजें, ताकि हम आपको एक सटीक रणनीति दें म्यूचुअल फंड के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। क्षितिज, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज दर्शकों को गाइड करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पॉसिबल करवाने के लिए। और इसी के साथ मुझे भी मनी मंत्रा में इजाजत दें, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए निवेश की ABCD। नमस्कार।